अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसफा और आपको खुशामदीद कहती हूँ इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है सेहत सलामत। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है आपकी सेहत की निगहदाश्त। फिर चाहे आप किसी शहर में रहते हैं, किसी गांव में, देहात में या दूर दराज कस्बे में, हमारा मकसद है आपकी सेहत से मुतालिक आगाही पहुँचाना। और इस प्लेटफॉर्म पर हम मदऊ करते हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स को जो कि मुफीद मशवरे देते हैं आपकी सेहत से मुतालिक। आज के हमारे इस पॉडकास्ट की मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर महविश आफ्ताब खान, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ में एस्थेटिक फिजिशियन हैं और पीएचडी कर रही हैं रीजनरेटिव मेडिसिन में। डॉक्टर साहबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच आसफा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक आम शख्स ये बता देता है कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है अपनी बीमारी या अगर नज़ला ज़ुकाम हो जाए उसको देखते हुए, लेकिन एक फ़र्द अपनी स्किन को देखते हुए ये कैसे जाने कि उसकी स्किन सेहतमंद है या बीमार स्किन है? आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि स्किन जो है वो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और लार्जेस्ट ऑर्गन होने के साथ साथ विजिबल पार्ट भी है। विजिबल ऑर्गन भी जो है वो स्किन है। तो स्किन बेसिकली हमारी बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है। स्किन आपकी इनसाइड द बॉडी की स्टोरीज भी सुनाती है और स्किन रिफ्लेक्ट करती है आपकी एनवायरनमेंट भी। आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब कुछ आपकी स्किन बताती है। तो स्किन हेल्थ जो है वो फॉर मी स्किन हेल्थ इज़ लाइक एन एक्सटर्नल मेडिसिन। सही। तो डॉक्टर साहबा, मैं अपनी जो स्किन है इसकी कहानी सुनना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे जानूँ कि मेरी स्किन तंदुरुस्त है या नहीं है? बेसिकली बात लेकर आऊँगी हेल्थ से, क्योंकि स्किन को जो है ना बहुत निगलेक्टेड ऑर्गन है। बेसिकली हेल्थ क्या होती है? हमारी जो हेल्थ होती है वो जो होता है कि मेंटली, फिजिकली एंड सोशल वेलबींग। इट्स नॉट ओनली कि डिजीज़ नहीं है हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं है। आप मेंटली भी फिट हैं, आप फंक्शनली भी फिट हैं और आप सोशली भी फिट हैं लोगों के साथ। तो जो सोशल वेलबींग है हमारी, वो हमारी कनेक्टेड है स्किन हेल्थ के साथ। आप लोगों के साथ अच्छी स्किन है ना, आप बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। हमारे पास लोग किस लिए आते हैं कि हमारी स्किन डिस्कलरेशन है, मेरे फेस पे एक्नी है, तो हम प्रॉपर तरीके से लोगों से मिल नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते। हमारा जो सोशल वो जो फेयर्स हैं या प्रेशर्स हैं वो स्किन से ही स्टार्ट होते हैं। तो आपकी जो हेल्थ है वो स्टार्ट ही स्किन हेल्थ से होती है, क्योंकि अगर तीसरा फंक्शन सोशल वेलबींग का पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है आप हेल्दी नहीं है। यानी कि कोई भी शख्स अपनी स्किन को देखे, अगर उस पर दाग धब्बे हैं या उस पर एक्नी होती है या कोई और तरह के स्कार्स होते हैं, निशानात होते हैं, तो वो शख्स पुरएतमाद फील नहीं करता, लोगों नहीं से करता। मिलने में कतराता है। एग्जैक्टली। लिहाजा अगर स्किन को देखना है, अगर वो बेदाग है, सही है, तो मतलब हेल्दी है। सिर्फ बेदाग, यानी कि उसकी अपेयरेंस स्ट्रक्चरली वो ठीक है, विजिबली अपेयरेंस वाइज वो ठीक है, और वो जो उसने काम करने हैं वो ठीक परफॉर्म कर रही है। स्किन हमारा प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, ये हमें बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल से, माइक्रोब से प्रिवेंट करता है। तो अगर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बेहतर तरीके से तो इट्स हेल्दी। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमारे यहाँ अगर इस वक्त कोई हमें दूर दराज गांव में सुन रहा है, कोई स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली लड़की है, तो वो कैसे पता करे कि जी मैं बिल्कुल फिट हूँ? कुछ लड़कियां तो ऐसे लेस कॉन्फिडेंस होती हैं कि जी एक स्पेसिफिक एज में पिंपल्स आते हैं, एक्नी होती है, तो वो कहते हैं नहीं ये खतरनाक बात है। तो क्या वो खतरे वाली बात होती है या क्या है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि स्टार्ट वहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब हमारा सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज़ होता है। गर्ल्स स्कूल से कॉलेज में जब ट्रांजिशन होती है, उनका फ्रेंड सर्कल इंक्रीज़ होता है, एक दूसरे को देखते हैं तो कहते हैं अच्छा यार ये एक दाना फेस पे निकल आया है, ओहो ये तो बहुत बुरा लग रहा है, तो अच्छा तुम ये क्यों नहीं कर लेती। या पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं कि अच्छा ये लगा लो, नहीं ये तो एज पिंपल्स है, निकल आते हैं, और रेमेडीज़ उनको गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो वो बेसिकली होता क्या है कि जो सिंपल भी चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने एक्नी की ही बात की है, एक्नी एक नेचुरल प्रोसेस है ना, टीन एज में हार्मोनल चेंजेस आती हैं। हार्मोनल चेंजेस के साथ जो अपीयरेंस, जैसे हमारे बालों में, वॉइस में बॉयज़ के चेंज आता है, गर्ल्स में एक्नी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, या बॉयज़ में भी एक्नी का प्रॉब्लम होता है। तो इट्स नॉर्मल, इट्स फिजियोलॉजिकल, लेकिन उसको टैकल कैसे करना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब होम रेमेडीज़ करते हैं तो वो आपके सिंपल भी जो प्रॉब्लम होते हैं उसको एग्रावेट कर देता है। तो इसमें ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ छोटा सा भी इशू है जिससे आपको लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो आप बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को टाइमली विजिट कर लें।
यानी कि अगर आपको एक्नी है तो ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस एक्नी के ऊपर कोई घरेलू टोटके लगा के उसको ख़राब करके ज़ख़म ना बनाएं। और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आप प्रॉपर किसी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। ये आपका कहने का बिल्कुल मकसद मैं है। यही कहना चाह रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने कहा ये तो अब हर घर में हर फर्द को, लड़का हो या लड़की, एक्नी का मसला होता ही होता है। तो ऐसे में उसे करना क्या चाहिए? अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं अक्सर गाइड करती हूँ एक्नी होती क्यों है। हम जब तक किसी भी डिज़ीज़ की कंडीशन में उसकी रूट कॉज़ पे बात नहीं करते ना, तब तक हम उसके सलूशन पे बात नहीं कर सकते। यहीं पे डिफरेंस आता है कि क्वैकरी और जो बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियंस हैं, उनमें डिफरेंस आता है कि क्वैकरी क्या करती है कि उन चीज़ों को बिठा देगी, आपको टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस दे देगी, ऐसे क्रीम्स ऑइंटमेंट, जिससे आपकी डिजीज़ फॉर द टाइम बिंग सेटल हो जाती है। जबकि बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो बेसिकली उसकी रूट कॉज आपको एड्रेस करेंगे। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम की रूट कॉज को एड्रेस करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की, कि हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो टीन एज से जैसे हमने बात स्टार्ट की, टीन एज में जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जिसमें हार्मोन्स की सर्ज होती है, तो एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है जिसके अंदर सीबम की या ऑयल की प्रोडक्शन हमारी स्किन पे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर वो एक्नी का पूरा कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। नंबर 1 ये होता है, और नंबर 2 ये होता है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। स्पेशली डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड भी खाते हैं, ऑयली और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इनटेक जो है वो एक्नी को एग्रावेट कर देता है। नंबर 3 पे फिर इसी एज के अंदर लोग होम रेमेडीज़ भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्नी, सिंपल एक्नी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड एक्नी में कन्वर्ट हो जाती है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो इस प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। तो सही। जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमें हर फैक्टर पे ट्रीट करना है। हमने ये भी कहना है कि आपने डाइट को बेहतर करना है, हमने ये भी कहना है कि आपने हाइड्रेशन बेहतर लेनी है, हमने ये भी कहना है कि आपने नींद भी बेहतर लेनी है। और अच्छा, तो हमने ये एक स्किन की अगर हेल्थ की जैसे आपने बात की, तो क्या स्किन हेल्थ में हमारी डाइट, हमारा सोना जागना, ये भी बड़ा इफेक्ट करता है? डायरेक्टली हमारी, मैंने जैसे अभी स्टार्ट में बात की थी कि हमारी जो स्किन है वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनसाइड द एनवायरनमेंट, आपकी आउटसाइड द एनवायरनमेंट। ये सारी स्टोरीज बताती है आपकी बाहर की इन्वायरमेंट कैसी है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल ड्राई मौसम है या सर्दियां चल रही हैं, तो स्किन के ऊपर आपको ड्राई फ्लेक्स सी नज़र आती है, खिंचाव सा नज़र आता है, रिंकल ज़्यादा हो जाते हैं, या रेडनेस और इरीटेशन नज़र आती है। इसका मतलब है आपकी इन्वायरमेंट ड्राई है जो आपकी स्किन को ड्राई कर रही है। या इनसाइड स्टोरीज आपकी बताती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी आइज़ के ऊपर येलो कलर के कोई निशान हमें नज़र आ रहे हैं, जिसे हम जेंथोमा या जेंथिलास्मा कहते हैं, लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्किन में डिपॉजिट हो रहा है। तो इसी तरह बहुत सारी डिजीज़ की जो साइंस है वो हम स्किन पे देखते हैं, इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी, बोथ। अब ऐसे एज ए डॉक्टर तो आप ज़ाहिर है देख के स्किन समझ जाएंगे कि इस शख्स में ये मसला है। वो फ़र्द जो घर बैठा हुआ है, वो खातून या वो लड़का लड़की साहब जो घर में हैं और उन्हें नहीं पता कि ये स्किन मेरी क्या कहानी सुना रही है, किसी शख्स को कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए अपनी स्किन देखते हुए कि नहीं कोई ख़तरे की बात है? अच्छा, ये तो बहुत वैसे ब्रॉडर सा टर्म है। इसको अगर बहुत छोटा सा करते हैं कि अगर कोई भी स्किन में आप चेंज इन कलर देखते हैं, सिंपल चेंज इन कलर सिग्निफाई करते हैं बहुत सारी डिजीज़ को। आप देखते हैं कोई ऐसा दाना है जो रिसेंटली हुआ है और वो सेटल नहीं हो रहा, कोई रैश है जो एकदम से पूरी बॉडी के ऊपर आना शुरू हो गई है, या कोई ऐसा इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर जो आपका हील नहीं हो पा रहा, तो कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चूँकि डाइट का जिक्र किया, हाइड्रेट यानी कि पानी पीते रहने का जिक्र किया, तो इन दोनों का ताल्लुक कैसे है? इन्हें हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर बात मैं शुरू करूँगी। अक्सर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी बस एक हमें क्रीम लिख दें या एक हमें स्किन केयर रजीम बना दें, डे की क्रीम लिख दें, नाइट की क्रीम लिख दें और एक फेस वॉश लिख दें, और बस हमारी स्किन फ्लॉलेस हो जाए। तो वहाँ पर जब मैं हमेशा गाइड करती हूँ, वही बात मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक क्रीम, एक फेस वॉश आपकी स्किन को फ्लॉलेस कर दे। इट्स सब पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी हो तो आपको उसे इनसाइड आउट ट्रीट करना है। आपके अंदर इनसाइड बॉडी हेल्दी है, आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर आपका हाइड्रेशन ठीक है, आपकी नींद ठीक है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू योर स्किन एज ए फ्लॉलेस स्किन। फिर जो हम प्रोसीजर्स करते हैं या जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उनके 100% रिजल्ट्स नज़र आते हैं।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहबा, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि खुद ट्रीटमेंट्स करना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक खूबसूरती की अलामत यह है कि जी गोरा रंग होना चाहिए, और उस गोरे रंग को हासिल करने के लिए न सिर्फ टोटके आजमाते हैं, बल्कि इसने बता दिया उसने बता दिया तो मिला मुलू के कई सारी क्रीमों को लगा के भी आ जाते हैं। तो क्या ये चीज़ें स्किन के लिए ख़तरनाक होती हैं या बस ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो आ रहा होता है लोगों को? बहुत खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आपने डिस्कस किया है। स्किन वाइटनिंग को मैं कभी प्रमोट नहीं करती, स्किन हेल्थ को मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ। स्किन कलर आपका जो डिटरमिंड होता है वो बाय जेनेटिक्स होता है, यानी कि हर किसी के जीन्स डिफाइन करेंगे इसका स्किन कलर क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर चेंज इन स्किन कलर होता है इसका मतलब है वो बाहर के फैक्टर्स की वजह से या अंदर डिजीज़ की वजह से, दैट इज़ पॉसिबल कि पहले कलर बेहतर था, कुछ सर्टेन डिजीज़ हुई, जैसे कोई हार्मोनल इशू हो गया, कोई थायराइड डिजीज़ हो गई या डायबिटीज़ हो गई, उसकी वजह से आपका चेंज इन स्किन कलर हो गया। इट्स अ मेडिकल कंडीशन, इसको प्रॉपर तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जो आपने स्किन वाइटनिंग और डिफरेंट क्रीम्स की बात की है कि जैसे हम लोगों ने ये म्यार बना लिया कि गोरा रंग जो है वो खूबसूरती की अलामत है, इसको मैं डिस्करेज करती हूँ। गोरा रंग नहीं, हेल्दी स्किन एक खूबसूरती की अलामत है। आपकी स्किन अगर हेल्दी होगी, फ्लॉलेस होगी, उस पर कोई डिजीज़ नहीं होगी, तो आप वैसे ही शाइन कर रहे होंगे ना, तो सही। वो ज़्यादा मेरा ख्याल है आपके लिए बेनिफिशियल है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट हम देखें, जो आपने क्रीम्स की बात की है जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, उनकी इतनी ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, उनके अंदर पोटेंट स्टेरॉइड्स होते हैं। वो स्टेरॉइड्स जो हम अगर किसी डिजीज़ कंडीशन में हमें किसी को देने हों तो हम हाथ या पाँव से ज़्यादा की स्किन पे नहीं देते, क्योंकि हमारी हाथ और पाँव की स्किन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होती है। जो फेस की स्किन है वो सबसे ज़्यादा नाजुक होती है, नाजुक मुलायम होती है, होती है। तो हम उस पे वो नहीं देंगे लगाने के लिए। और जो वो वाइटनिंग क्रीम्स हैं उनके अंदर वो पोटेंट स्टेरॉइड्स होते हैं जिनके अपने इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि जिल्द को पतला कर देते हैं, जिल्द पे गैर मुनासिब जो बाल आना शुरू हो जाती हैं, नई वेसल्स और रेड कलर का फेस स्टार्ट हो जाता है उनका बनना, फिर धूप में जाने से उन्हें सेंसिटिविटी होती है, हीट पे जाने से सेंसिटिविटी होती है, चेहरे पे दाने बन जाते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, यानी कि ये ऐसा सर्कल स्टार्ट होता है कि वो फिर उसको ब्रेक ही नहीं कर पाते। इसके अलावा जो बहुत ख़तरनाक इंग्रेडिएंट उन क्रीम्स के अंदर होता है वो है मरकरी। मरकरी इज़ कंसिडर्ड अ पॉइजन। सही। डॉक्टर साहब, मैं इसी से मुतालिक आपसे पूछूंगी कि अगर हम कोई स्किन प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्रीम लगाने के लिए लेते हैं, कोई बेस लगाने के लिए लेते हैं, या फेस वॉश के लिए कोई चीज़ लेते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या ऐसा देखें कि मालूम हो कि हाँ ये मेरे लिए हार्मफुल नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर है हम एलिमिनेट नहीं कर सकते कि आप सब कुछ लगाना बंद कर दें या कोई चीज़ ले ही नहीं, या कुछ भी लेने से पहले डॉक्टर के पास जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या ऐसी एडवाइस है कि जिसको देखते हुए लोग अपनी चीज़ें ख़रीदें? अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिफोर बाइंग एनी स्किन केयर प्रोडक्ट, पहले आप ये समझें कि आपकी स्किन टाइप क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या आप सोसाइटी के प्रेशर में या ये सोशल मीडिया के प्रेशर में तो चीज़ें नहीं ख़रीद रहे कि ये सीरम भी अप्लाई कर लूँ क्योंकि वो कह रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स कह रहे थे कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये डे केयर रजीम बहुत अच्छी है, ये नाइट केयर रजीम बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ के साइकिल को ब्रेक करें। आप पहले अपनी स्किन टाइप को अंडरस्टैंड करें, फिर उसकी नीड को समझें, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम योर स्किन, आपको क्या। फिर आप जब टारगेटेड प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं दैट विल बी ईजी। सो आई कैन गाइड कि आपने स्किन टाइप को कैसे समझना है। नंबर 1, आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। ऑयली स्किन का हमें कैसे पता चलता है? आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के फ़ौरन ही बाद आपने देखा 5 to 10 मिनट्स के बाद आपके फेस के ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो गया और एक चमक सी आ रही है और ग्रीजीनेस आपको फील हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी स्किन ऑयली है। और अगर सिमिलरली फेस वॉश करने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद आपको लगता है कि स्किन के ऊपर खिंचाव सा महसूस हो रहा है, एक क्रैकी सी फीलिंग आ रही है आपको, या कुछ छिलके से नमूदार हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी स्किन ड्राई है। और अगर इन दोनों के अलावा आपको लगता है कि सिर्फ टी जोन में, यानी कि फोरहेड एंड नोज़ एंड चीक्स के पास आपका ऑयल है और रेस्ट ऑफ द फेस आपका ड्राई है, तो इट मीन्स यू हैव ए कॉम्बिनेशन स्किन। तो जब भी आप प्रोडक्ट चूज़ करने जाएं, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं, फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन एंड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, नंबर 1। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपने रूटीन केयर की बात की, तो रूटीन केयर में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सब यूज़ कर सकते हैं? फेस क्लिनजर है, फेस वॉश हो गया, आपका मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड तीसरा सन प्रोटेक्शन या सन ब्लॉक।
अगर हम एजिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर हम पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं और लगता है कि आपका सन एक्सपोजर टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी तो कि आप धूप पे ज़्यादा रहते हैं। तो तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्किन केयर प्रोडक्ट, वो है आपका सन ब्लॉक। चौथे नंबर पे वो एड ऑन प्रोडक्ट्स आती हैं जो आपकी स्किन के लिए नीड है। फॉर एग्जांपल आपको एक्ने का इशू है, आप उसके लिए फिर प्रोडक्ट लेंगे। आपको ओपन पोर्स का इशू है फॉर एग्जांपल, तो आप ओपन पोर्स के लिए जो टारगेटेड सीरम है आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने चूँकि मरकरी का जिक्र किया था, तो प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त उसमें पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं जिसे कभी हम पढ़ते नहीं हैं और कोशिश नहीं करते कि जानें। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम लाजमी देखें कि ये नहीं लेना है? अच्छा, जो मरकरी का आपने ज़िक्र किया ना, ये कभी भी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लिखा हुआ होता कि इसके सही। अंदर मरकरी एडेड है। हम तो चूंकि उसके इफ़ेक्ट्स देख रहे होते हैं ना उन क्रीम्स के, क्योंकि लोग हमारे पास लगा कर आते हैं, तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन स्किन के ऊपर आ रही होती है, जैसे पिगमेंटेशन से आ रही होती है, फेस के ऊपर ग्रे ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन आ रही होती है, तो हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर मरकरी था। तो सिर्फ प्रोडक्ट्स देख के आप ये नहीं जान सकते कि इसके अंदर सब कुछ यही है जो इसमें लिखा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, अक्सर लोग कह रहे होते हैं अरे मैं हूँ तो छोटा लेकिन असल में स्किन जो है ना वो ज़रा ज़्यादा उम्र वाली लगने लगी, मुझे वक्त से पहले रिंकल्स आ गए या वक्त से पहले चेहरा ख़राब हो गया, स्किन का कलर ख़राब हो गया। ये क्या बात है? उम्र के साथ ही स्किन बढ़ती है या कभी ऐसा होता है कि उम्र से पहले स्किन ज़्यादा ख़राब हो जाए? हमारी जो एजिंग का प्रोसेस है या स्किन की एजिंग का या ओवरऑल जो एजिंग का प्रोसेस है, दैट इज़ अगेन डिटरमिन्ड बाय जीन्स। यानी कि सर्टेन जीन्स हैं जो एज फास्ट करते हैं और सर्टेन जीन्स हैं जो एज स्लो करते हैं। अच्छा, अब जेनेटिक्स को क्योंकि हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट दुनिया में इन्वेंट नहीं हुआ जो जीन्स को कंट्रोल करे और आपका स्विच ऑफ कर दे कि बस सही। आपने स्लो डाउन नहीं, आपने एज नहीं करना। लेकिन जेनेटिक्स के अलावा आते हैं एपिजेनेटिक्स, यानी कि अदर देन जीन्स भी फैक्टर्स हैं जो हमारे एजिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं या बढ़ा देते हैं, जिसमें सन एक्सपोजर है, स्ट्रेस है, हमारी डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, और अदर अगर कोई और डिजीज़ भी चल रही है, मेटाबॉलिक डिजीज़, ये सारी चीज़ें हमारे एजिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देती हैं। अब हम जैसे अभी इस्लामाबाद से बात करें तो हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ के बहुत सारे यंग बच्चियाँ आती हैं जो बिफोर देयर वेडिंग जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, क्योंकि उनके फेस पे एजिंग के साइंस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। और उसकी रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे रहती है, उनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी जो फेस पे है या स्किन पे एजिंग के साइंस जल्दी आ जाते हैं। सही, यानी कि उम्र बढ़ने का ताल्लुक आपकी स्किन से ज़रूर है, लेकिन स्किन को जो बाहर के अवामिल हैं वो देख रहे होते हैं, जैसे कि अगर आपका सन एक्सपोजर है, आप खाते क्या हैं, आप नींद कितनी लेते हैं या आप तनाव में रहते हैं, ये चीज़ें। अब इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे किया जा सकता है? ज़ाहिर है अगर आप किसी हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं जैसे आपने कहा तो सन एक्सपोजर होगा, आपका काम ऐसा है कि आप ज़्यादातर बाहर रहते हैं तो सन एक्सपोजर होगा। बचें कैसे, खाएं क्या, करें क्या? अगर तो स्पेसिफिकली आप एजिंग के लिए बात करते हैं या स्किन हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं, ये सब वही करेंगे जो खुद से प्यार करेंगे, क्योंकि मैं अक्सर ये बात करती हूँ स्किन हेल्थ इज़ योर ओवरऑल हेल्थ। और जो लोग अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, इसका मतलब है वो खुद से प्यार करते हैं, वो अपनी पूरी वेलबींग का ख्याल रखते हैं। तो स्किन हेल्थ स्किन हेल्थ डज नॉट स्टार्ट्स विद क्रीम्स एंड प्रोसीजर्स। आप चाहते हैं एजिंग स्लो हो, तो सबसे पहले आपने जो अपना सन एक्सपोजर टाइम है वो कम से कम रखना है। अगर आपका सन एक्सपोजर आपको लगता है आप नहीं कर सकते कम, तो आप सन प्रोटेक्शन मेथड्स यूज़ करेंगे। उसमें सन ब्लॉक इज़ वन ऑफ द मोडालिटी बट नॉट कंप्लीट प्रोवाइड्स दी 100% सन प्रोटेक्शन। नंबर 2 हैट है, अम्ब्रेला है, सन ग्लासेस हैं, या आप सिंपल मास्क, फेस मास्क पहन सकते हैं या कपड़े से कवर कर सकते हैं। तो जितना सन एक्सपोजर को आप अवॉइड करेंगे उतना आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे। नंबर 2 पे हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी ज़िंदगी है, आप कहते हैं हर सेल की लाइफ के लिए पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारी सेल्स की जो है ना वो एजिंग फास्ट, यानी कि वो डाइंग की तरफ चले जाते हैं, तो आपके वो रिंकल्स और डिहाइड्रेशन, डल स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है। पानी का इंटेक अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 गिलास इन विंटर्स एंड 10 से 12 गिलास इन समर, एटलीस्ट मिनिमम ये है। नंबर 3 हमने बात की स्ट्रेस की। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि स्ट्रेस तो नॉर्मल ही है, ये तो फिर वो तो सबको ही होता है। एक होता है यूज स्ट्रेस जो हमारे काम को हमें ड्राइव रखता है, जो हमें मतलब हमें पता है कि मैंने इतने बजे पहुंचना है, जिसे हेल्दी स्ट्रेस कह सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। एक होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ का छोटा छोटा स्ट्रेस ले लेते हैं, हम अपने जो हार्मोन्स हैं उनको हर वक्त इम्बैलेंस में रखते हैं, तो
वो हमारी एज के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। तो उसके ऊपर हमने कोई ना कोई कोपिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे आप कोई फ्रेंड से बात करते हैं, आप हॉबी कोई ऑप्ट कर लेते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, हर किसी के डिफरेंट तरीके होते हैं मैनेज करने के, उस पर जा सकते हैं। ठीक है, राइट। यानी डॉक्टर साहबा आप ये कह रही हैं कि अगर कोई परेशानी में रहता है या ज़हनी सुकून से नाबलद है, दूर रहता है, तो आसान तरीका ये है कि आप अपने दोस्त अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से बात करें, अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ रखें, बजाय इसके कि आप हर वक्त परेशान रहें और परेशानी के बारे में सोचते रहें। आप कोई ना कोई काम करें, अपना कोई ना कोई मशगला तलाश करें और उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारें। अब खाने से मुतालिक भी ज़रा बताइए। खाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग खाने जिस तरह बना के खाते हैं ना, भून भून के खाते हैं, उसके अंदर मिर्च मसाले डाल के, वैसे हम लोगों को पसंद भी बहुत है वो खाने। स्पाइसेस जो होते हैं ना, वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं। सही। तो जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी तो हमारी स्किन जो है वो रैपिडली एज करेगी। तो इसमें तो मैं सिंपल रेमेडीज़ यही बताती हूँ, या सिंपल जो डाइट्स बताती हूँ, अदर देन दिस कि जिसको जितना कम आप कर सकें। आपकी डेली की जो डाइट है उसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जो आप कच्ची बगैर पकाए कच्ची खा सब्जियां सकते हैं, जितनी यानी प्रैक्टिकली। कच्ची, अगर सब्जी पका के खाते हैं तो उसे पका के उसका दम न निकालें, थोड़ी कच्ची पक्की सब्जी खाया जाए। और दैट्स बेस्ट। या जो कच्ची खाई जाती है सही सलाद की सैलेड की सूरत फॉर्म में, वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो नट्स हैं उनका बहुत अच्छा रोल है ऑब्वियसली उनके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने से मुतालिक बताइए कि अब खाएं क्या जिससे स्किन ग्लो करे। हमारे जो यूजुअल खाने होते हैं ना, उनके अंदर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो स्पाइसेस है ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं। जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज़्यादा होंगे तो हमारे एजिंग का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अच्छा, एजिंग के अलावा जितनी भी स्किन की डिजीज़ हैं या जो अंडरलाइंग मेटाबॉलिक इशू हैं वो भी एग्रावेट हो जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी अक्सर गाइड करते हैं कि आप कम मिर्च मसाले रखिए। कम मिर्च मसाले रखिए। आप चले जाएं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो भी आपको यही गाइड करेंगे कि कम मिर्च मसाले रखें। तो ओवरऑल वो जो हमारी गट हेल्थ है ना, वो भी समहाउ स्किन हेल्थ के साथ रिलेटेड है। तो जितना हम इन्फ्लेमेटरी या स्पाइसेस कम खाएंगे उतना इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होगी, उतना तोड़फोड़ कम होगी, और उतना आपकी स्किन हेल्दी नज़र आएगी। तो इसमें अब खाना क्या है, बंद कर दी सारी चीज़ें। फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स जो हम कच्ची खा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलड। नट्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्दी स्किन। सही, यानी कि डॉक्टर साहबा आपका कहना ये है कि हमें अपने ज़बान के जो जायके हैं उसको ज़रा कंट्रोल करना होगा। मिर्च मसाले भुने वाले खाने जो है उनको कम करना होगा, तली हुई चीज़ें कम खानी होंगी, कच्ची सब्ज़ी दालों का इस्तेमाल करें, सलाद की सूरत में खाएं, फल मयस्सर हैं फल खाएं, दूध पिएं, और साथ ही साथ जो गिरीदार मेवे हैं उनका इस्तेमाल करें। जो एक सादा खाना होता है घर का उसे खाएं और बाकी चीज़ों से परहेज़ करें, तब आपकी स्किन ग्लो करेगी। ऐसा ही है? बेस्ट, दैट्स बेस्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि आप कहती हैं कि जी धूप में मत जाइए ताकि आपकी स्किन जो है वो बूढ़े होने से और ख़राब होने से बच जाए। दूसरे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत होती है, उसके लिए आप धूप में जाएं। अब क्या करें, धूप में जाएं या नहीं जाएं? आप दोनों काम कर सकते हैं। आप विटामिन डी ले सकते हैं धूप में जाकर, लेकिन अब आपने ये डिसाइड करना है ना कि आपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करना है या विटामिन डी लेना है। विटामिन डी लेने का एक ख़ास तरीका है। उसका ख़ास तरीका ये है कि जो स्किन आपकी विटामिन डी बनाती है वो सिर्फ वहीं पर विटामिन डी बनाएगी जहाँ पर डायरेक्ट सन रेज हिट करेंगी। अगर हम समझते हैं कि हम फुल कपड़े पहनकर और धूप में बैठे हुए हैं और हम सन एक्सपोजर में विटामिन डी बना रहे हैं, तो ऐसे विटामिन डी नहीं बनता। तो विटामिन डी बनाने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप बैठते हैं हफ्ते में 2 से 3 दिन 10 मिनट के लिए सिर्फ अपने आर्म्स तक जो है बाजू ऊपर कर लें, ये स्लीव्स ऊपर कर लें, या ट्राउज़र आप हाफ लेग्स तक कर लें, और 10 मिनट्स की धूप आप हफ्ते में 3 दफ़ा ले लेते हैं, तो सफिशेंट क्वांटिटीज़ ऑफ विटामिन डी बन जाती है। लेकिन ऐसे शायद मेरा ख्याल है यूजुअली लोग ऐसे नहीं कर पाते ना, तो उसमें बेहतर तरीका ये होता है कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेते रहें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उधर से हम सन एक्सपोजर अवॉइड करेंगे क्योंकि हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहते हैं। और अगर धूप में जाना हो तो फिर सन ब्लॉक लगाया जाए। सन ब्लॉक बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन के जो मामलात हैं वो ज़ाहिर है एक सर्टन बढ़ती उम्र के साथ आते हैं। क्या बचपन से भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं? जो यंग बच्चे हैं उनके लिए भी कोई एडवाइस है, उनके पेरेंट्स के लिए भी इस बारे में कोई एडवाइस है? देखिए, स्किन जो डर्मेटोलॉजी है या स्किन डिजीज़ है एक प्रॉपर ब्रांच ऑफ मेडिसन है। ऐसे नहीं है कि स्किन की डिजीज़ बढ़ती उम्र के साथ आती हैं,
पहले दिन के बच्चे भी जेनेटिक स्किन डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो डे 1 ऑफ द बर्थ पे प्रेजेंट करती हैं, जैसे कि बहुत सारी ब्लिस्टरिंग कंडीशंस हैं या ड्राइनेस की कंडीशंस हैं जो पहले दिन से बच्चे हम देख के बता देते हैं कि इसको ये जेनेटिक कंडीशन है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ आती हैं। तो कब पेरेंट्स जो हैं वो चौकन्ने हों और डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रुजू करें बच्चों को देखते हुए? देखिए, बच्चों के मामले में तो वैसे भी आपने बदएहतियाती नहीं करनी। छोटा सा भी प्रॉब्लम आपको स्किन पे उनके नज़र आ रहा है, कोई भी रैश नज़र आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। यहाँ भी लोग अक्सर गलती करते हैं, या तो वो जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं या वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर कोई भी किसी किस्म का आप कोई दाना, कोई निशान, कोई चेंज इन कलर देखते हैं, कोई रैश देखते हैं, तो आप को फ़ौरन ही बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को रुजू करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही कोई मैसेज जो हेल्दी स्किन रखने वाले लोगों को आप देना चाहती हूँ, जिन्हें खुद से प्यार हो, अपनी स्किन से प्यार हो, उनको क्या एडवाइस करेंगी? स्किन हेल्थ जो है ना, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। तो जब भी आप स्किन हेल्थ की बात करें, आप कभी मत भूलें कि ये सिर्फ क्रीम्स और ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। स्किन हेल्थ आपकी ओवरऑल वेल बीइंग है। आपने अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर पानी रखना है और उसके साथ प्रॉपर स्किन केयर रजीम करनी है। एंड से नो टू टोटकाज और घरेलू ओवर द काउंटर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन को ज़्यादा ख़राब कर देती हैं बनिस्बत नेचुरली, अगर आप कुछ नहीं करते और इन 4-5 बातों पे अमल करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर महविश आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद थी। और इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। आप अपना सवाल और अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। हम न सिर्फ आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे बल्कि उसका जवाब भी देंगे। हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि आपकी सेहत सलामत रहे।